Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. हमेशा से मैं यही लाइन बोलती हूँ बाय द वे। तो आज भी हम अपने 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसके बाद आपका ईवीएस का सेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। हमने बहुत अच्छे से सीडीपी का सेक्शन ख़त्म किया, पूरा डिटेल्ड सारी चीज़ें पढ़ के फिर हमने ईवीएस के क्वेश्चंस किए। अभी तक 20 कर लिए, आज हम और 10 करने वाले हैं और उसके बाद आपका ईवीएस का सेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स पर जाएंगे। तो ये आपको पता है कि 1 फरवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का ये एग्ज़ाम है और इसमें ऐसे क्वेश्चंस आए थे ईवीएस से रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के पहले तो हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो दैट आपको एक ओवरव्यू मिल सके, सारी चीज़ें पता चल सके लाइक कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इवन अगर आप नेक्स्ट सीटेट की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत अच्छा है। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग दोबारा से सीटेट दें जस्ट टू इम्प्रूव योर स्कोर्स। लाइक आपके अभी अगर स्कोर्स अच्छे नहीं आए हैं तो आप हो सकता है उनको इम्प्रूव करने के लिए अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है कि आप दोबारा एग्ज़ाम दो। तो इसलिए आपको ये देखना भी ज़रूरी है कि पिछले वर्ष में यानी कि इस बार या प्रीवियस ईयर्स कैसे क्वेश्चंस आए हैं। और हम बाकी के शिफ्ट का भी एनालिसिस बहुत जल्दी लेकर आएंगे, जो मेरे पास सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे तब। अभी हम ये वाला को इस वाले पेपर को कंप्लीट करते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 81। इसको पढ़ते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एट प्राइमरी लेवल इज़ टू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा गलत हो गया। आई डोंट नो वाई, क्यों मुझे नहीं पता, पर मैं क्या सोच रही थी और इसमें क्या था मुझे लगा कि शायद मतलब ये सही होगा बट ये गलत है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, शायद मैंने ढंग से ध्यान ही नहीं दिया, मे बी इस वजह से गलत हो गया। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रैशनल यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट वो क्या है, उपयुक्त तर्क, रैशनल क्या है फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनवायरमेंटल स्टडीज़ एट प्राइमरी लेवल। यानी कि अगर हम प्राइमरी लेवल थर्ड से शुरू है ना, थर्ड क्लास से शुरू है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में अगर हम बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ प्राइमरी लेवल पर, तो फिर इसका एक उपयुक्त तर्क क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है, मतलब इनमें से क्या सही हो सकता है। तो इसका आंसर वैसे तो फर्स्ट है, बोर्ड ने फर्स्ट को माना है। तो इसमें लिखा है अप्रिशिएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चों को ईवीएस इस थर्ड फोर्थ फिफ्थ में इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि वो अपने इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस या उसके महत्व को अप्रिशिएट कर सके, वो भी एक होलिस्टिक मैनर में। नॉट ओनली फॉर ह्यूमन, क्योंकि इन्वायरमेंट आपके सिर्फ ह्यूमन सर्वाइवल के लिए नहीं लेकिन अर्थ पे रहने वाले जितनी भी जीव, जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसका ये है कि न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपी सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझाने के लिए या सराहना करने के लिए ये बच्चों को ईवीएस जो है प्राइमरी लेवल पे सिखाया जाता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में। सो आंसर इज दिस। अब मेरा गलत हो गया था क्योंकि मैंने फोर्थ कर दिया था, एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, के पर्यावरण में संबंधित खोजपूर्ण गतिविधि में बच्चे को शामिल करें। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ईवीएस सिखाई केवल इसलिए नहीं जाती कि एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ में बच्चे को शामिल किया जाए, बल्कि उसको सिर्फ अपने ही ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के नहीं लेकिन एनिमल बर्ड्स के बारे में भी पता चल सके। तो इसलिए ये मेरा गलत हो गया। तो देखो, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से गलत हो जाती हैं चीज़ें। तो वैसे मैं पहले मुझे लग रहा है कि मैं फर्स्ट ही कर रही थी, लेकिन मैंने पता नहीं क्या सोच के फोर्थ कर दिया, तो ये गलत हो गया। तो इसलिए इसका फोर्थ आंसर नहीं है। बच्चे को आप एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ में जिससे कि वो खोज कर सके, एक्सप्लोर कर सके, भले ही आप उसको एंगेज करोगे, पर सिर्फ इतना ही नहीं, ईवीएस के अंदर और भी बहुत कुछ होता है कि आप एक होलिस्टिक मैनर में बच्चे के सामने सारी चीज़ें रख रहे हो। ह्यूमन सर्वाइवल ही नहीं बल्कि अर्थ पे जितनी भी जीवन है उन सब के, जैसे प्लांट्स के बारे में आप बताओगे उनको, ट्रीज़ के बारे में बताओगे, है ना, आप उनको एनिमल्स के बारे में, आप उनको बर्ड्स के बारे में बताओगे। तो इसलिए ये फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो बोर्ड ने, सीटेट ने फर्स्ट को ही माना है। अच्छा, हम ईवीएस बच्चे को इसलिए भी सिखा रहे हैं ताकि वो अप्रिशिएट कर सके इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। देखो, कहीं ना कहीं टू भी सही है, लेकिन टू जो है वो फर्स्ट के अंदर इंक्लूड हो रहा है अपने आप ही कि अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट ये ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा बेटर फर्स्ट है। स्टडी द इन्वायरमेंट टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू पोल्यूशन। सिर्फ पोल्यूशन के प्रॉब्लम से हमें डील नहीं करना ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थर्ड भी नहीं होगा एंड फोर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आपको बच्चे को एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज करना है, सिर्फ यही इसका आंसर नहीं है। बल्कि आप इन्वायरमेंटल साइंस, आई एम सॉरी, आप अगर
ईवीएस बच्चे को पढ़ा रहे हो तो इसलिए पढ़ा रहे हो ताकि होलिस्टिक मैनर में आप बहुत सारी चीज़ें बच्चे के सामने रख सको। सो दैट इज़ वाई 81st का जो आंसर है वो फर्स्ट होगा कि बच्चे को इसलिए प्राइमरी लेवल पे सिखाया जाता है ये ईवीएस, ताकि वो अप्रिशिएट कर सके कि हमारे इन्वायरमेंट का बहुत महत्व है, उसको समझे और सिर्फ न केवल अपने अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन के रूपों का महत्व समझें कि सभी का एग्जिस्टेंस है, सभी की ज़रूरत है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 82, आफ्टर टीचिंग द थीम प्लांट्स। अब देखो हमको पता है ना कि ईवीएस में टॉपिक वाइज नहीं है, थीम वाइज है, तो ईवीएस में थीम वाइज बच्चों को पढ़ाया जाता है। आफ्टर टीचिंग द थीम प्लांट्स, जब आप बच्चों को थीम पढ़ा चुके हो प्लांट से रिलेटेड, मीना कंडक्टेड अ फील्ड विजिट टू ऑफ स्टूडेंट्स टू द पार्क। तो हुआ क्या कि जैसे ही मीना ने, जो कि क्लास टीचर हैं, उन्होंने जैसे ही बच्चों को प्लांट्स के बारे में या उस थीम के बारे में पढ़ा दिया, समझा दिया, तो मीना ने कंडक्ट करा एक फील्ड विजिट। यानी कि फील्ड विजिट का मतलब होता है कि वो एक फील्ड में गए, एक मतलब फील्ड विजिट किया, स्टूडेंट के साथ पार्क में गए। दिस वुड सपोर्ट द स्टूडेंट्स टू। थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया कि मतलब हमने प्लांट के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम बाहर जाएंगे भी, जहाँ एक्चुअल प्लांट्स हैं उनको देखेंगे। तो ऐसा क्यों? टू मेमोराइज द थीम? नहीं, थीम को मेमोराइज, देखो मेमोराइज तो वर्ड ही गलत है, तो ये तो जिसमें भी होगा इसको तो कटना ही है, मतलब ये तो ऑप्शन कभी नहीं होगा। तो टू मेमोराइज द थीम, नो। रिकॉग्नाइज द प्लांट्स इन द पार्क, ताकि आप पार्क में प्लांट्स को रिकॉग्नाइज कर सको, चलो ये बात भी ठीक है कि हमें प्लांट को रिकॉग्नाइज कर पाएँ पार्क में। कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन, और ये वाला पॉइंट इसके अंदर समाहित हो जाता है, इसके अंदर आ जाता है, इसलिए आंसर थर्ड है। एंड की में भी आंसर 3 ही है, बोर्ड ने भी आंसर 3 को ही माना है कि मैम जो है, मीना जो है, वो बच्चों को पढ़ाने के बाद, प्लांट की थीम पढ़ाने के बाद बच्चों को पार्क में लेकर जाती है ताकि बच्चा कोरिलेट कर सके जो उसने क्लासरूम में सीखा है और वो रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर पाए। और रियल लाइफ सिचुएशन दैट मीन्स कि जो वो पढ़कर आया है प्लांट्स के बारे में, वो पार्क में जाके उनको रिकॉग्नाइज भी करे, कोरिलेट करे। तो सेकंड ऑप्शन अपने आप ही थर्ड ऑप्शन के अंदर आ गया है, तो इसलिए सेकंड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, फोर्थ देख लेते हैं। टू हैव फन इन द पार्क, ऐसा भी कुछ नहीं है कि पार्क में फन करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि थीम पढ़ाने के बाद लेके जा रही है। दैट मीन्स वो चाहती हैं कि जो हमने क्लासरूम की 4 दीवारें के बीच पढ़ा है, बच्चा अब उसे सच में अपनी आंखों से, अपने सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करे, चाहे वो प्लांट्स को या उसके फूलों को सूंघ के ऑब्जर्व करे, स्मेल करके ऑब्जर्व करे, चाहे उनको टच करके ऑब्जर्व करे, चाहे वो उनको देख के ऑब्जर्व करे, कैसे भी ऑब्जर्व करे। सो दैट इज़ वाई द आंसर इज 82 का थर्ड। और इसका हमने देख लिया था आंसर फर्स्ट है, और इसका 82 का क्या है, थर्ड है। नेक्स्ट इज 83, वाइल डूइंग अ मैप रीडिंग एक्टिविटी। जब हम मैप पढ़ते हैं, मैप स्किल्स करते हैं, तो जयंती आस्क्ड हर फ्रेंड, जयंती ने अपने दोस्त को बोला, वाई इज़ आर विलेज डिवाइडेड फ्रॉम नेबरिंग टाउन्स बाय लाइन्स ऑन द मैप। मान लो ये कोई एक मैप बना रखा है और ये एक ऐसा छोटा सा एरिया बना रखा है, तो उसमें लिखा हुआ है कि क्यों हमारे एरिया को, ठीक है, मतलब एक मैप रीडिंग करते टाइम जयंती ने अपनी फ्रेंड से पूछा, जयंती आस्क्ड हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को पूछा, वाई इज़ आर विलेज डिवाइडेड फ्रॉम नेबरिंग टाउन्स। नेबरिंग टाउन से, जैसे मान लो ये नेबरिंग टाउन है, तो उनसे जो ये हमारा वो है, हमारा जो एरिया है वो डिवाइडेड क्यों है। मान लो ये डिवीजन की लाइंस है, ये डॉट्स मैं बना रही हूँ, ये डिवाइडेड है, ठीक है, ऐसा क्यों है। व्हेन आई गो टू सेल वेजिटेबल्स टू द टाउन, क्योंकि जब मैं, मतलब हमारा जो विलेज है वो टाउन से अलग कैसे है, ये मैप में बाउंड्री कैसे बनी हुई है, ये लाइंस क्या हैं। क्योंकि जब मैं वेजिटेबल बेचने जाती हूँ, व्हेन आई गो टू सेल वेजिटेबल्स टू द टाउन विद माई फादर, जब मैं अपने पिताजी के साथ जाती हूँ किसी नेबरिंग टाउन में, मुझे तो कोई लाइन्स दिखाई नहीं देती, आई डोंट सी एनी सच लाइन्स। व्हाट इज जयंती डूइंग, तो जयंती क्या कर रही है। अब इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है। डाउट इसलिए है क्योंकि जो मैंने टिक किया है और जो बोर्ड ने दिया है उनमें डिफरेंस है, तो इसलिए मुझे, मतलब इसमें मुझे ना सारे ही कुछ आप देखोगे तो सही लग रहे हैं। जैसे बच्चे ने मैप रीड करा, स्कूल में ही करा होगा मैप रीड, फिर उसने अपनी फ्रेंड को बताया कि जब मैं वेजिटेबल सेल करने के लिए जाती हूँ, जो कि क्लासरूम एक्टिविटी नहीं है, वेजिटेबल सेलिंग अपने पिताजी के साथ जो वो जा रही है, इट्स नॉट अ क्लासरूम एक्टिविटी और इट्स नॉट अ क्लासरूम टास्क। ओह गॉड। सो आपको तो पता ही है मेरे पास डॉग है तो वो भौंकती है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, तो जो एक्टिविटी है, मतलब ये मैप रीडिंग की एक्टिविटी है, वो क्लासरूम में हो रही है, लेकिन जब वो अपने पिताजी के साथ विलेज में जाती है, दैट इज़ नॉट द टास्क ऑफ क्लासरूम, ये क्लासरूम का टास्क नहीं है। तो दैट मीन्स वो रिलेट कर रही है अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद द क्लासरूम एक्टिविटी। तो ए
मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, दूसरा चीज़ वो अप्लाई कर रही है हाई ऑर्डर थिंकिंग टू द क्लासरूम एक्टिविटी, कि क्लास में तो मैम ने इसमें मैप में ये बाउंड्रीज दिखाई हैं, लेकिन जब मैं रियल लाइफ में जब वहाँ पे जाती हूँ अपने पिताजी के साथ वेजिटेबल्स को सेल करने के लिए, तब तो मुझे कोई लाइन्स दिखाई नहीं देती। दैट्स मीन्स वो एक तो ए भी सही है कि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस को क्लासरूम एक्टिविटी से कर रही है एंड वो अप्लाई कर रही है हायर ऑर्डर थिंकिंग टू क्लासरूम एक्टिविटी। फिर सी है एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट हर इन्वायरमेंट, फिर वो दिखा रही है कि मुझे अपने इन्वायरमेंट के लिए नेचुरल क्यूरियोसिटी है। इसका मतलब ये है कि अपने परिवेश के, मतलब जिसमें वो रहती है उसको जिज्ञासा है कि यार मैप में तो ये लाइन्स है लेकिन वैसे लाइन्स नहीं है, दैट मीन्स जिज्ञासा है उसको, ये भी मुझे कथन बिल्कुल सही लग रहा है। देन डी इज रिफ्लेक्टिंग अपॉन एन ऑब्जर्वेशन एंड अप्लाइंग लॉजिक, फिर वो मतलब वो ऑब्जर्व कर रही है जब वो जा रही है वहाँ पे अपने पिताजी के साथ वेजिटेबल सेल करने के लिए, तो वो ऑब्जर्व कर रही है और अप्लाई कर रही है लॉजिक, अप्लाई करने की कोशिश कर रही है लॉजिक को। तो यार मुझे तो सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट लग रहे हैं, और मेरे हिसाब से जिस तरह से मैंने आपको समझाया होगा मे बी आपको भी लग रहा होगा, लेकिन आंसर क्या है इसका? आंसर इज अप्लाइंग हायर ऑर्डर थिंकिंग टू क्लासरूम एक्टिविटी बी एंड डी। ठीक है, सो आंसर इज बी एंड डी, दिस इज, ये फोर्थ आंसर है इसका। सो द आंसर इज बी एंड डी। और जबकि मैंने किया था रिलेटिंग अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद द क्लासरूम एक्टिविटी, कि वो बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि क्लासरूम के मैप रीडिंग के टाइम पे तो मैंने ये बाउंड्रीज नहीं देखी, लेकिन जब मैं रियल लाइफ, मतलब बाउंड्रीज हैं लेकिन जब मैं रियल लाइफ में वहाँ पे जाती हूँ वेजिटेबल सेल करने के लिए तब तो मुझे कुछ नहीं दिखता। एंड वो हाँ, और वो क्या कर रही है? अप्लाइंग हायर ऑर्डर थिंकिंग टू क्लासरूम एक्टिविटी, कि क्लासरूम एक्टिविटी में वो हायर ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई कर रही है। तो शायद इसलिए गलत हो गया, लेकिन बोर्ड ने आंसर किसको माना है? फोर्थ को माना है, 83 के फोर्थ को माना है, दैट इज बी एंड डी, कि एक तो वो हायर ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई कर रही है और दूसरा वो रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट अपॉन एन ऑब्जर्वेशन और लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश कर रही है। सो आंसर या ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 84th। दुर्गा टेल्स रानी, दुर्गा ने रानी को कहा या कहती है, ऑन पूर्णिमा या फुल मून नाइट मून इज राउंड लाइक चपाती मेड बाय माँ। मतलब ये बच्चे जो हैं बता रहे हैं कि मून जो है ना वो चपाती के जैसा है। ठीक है, मतलब वो एनालॉजी लगा रहे हैं कि मतलब जैसे मून गोल्ड है, सॉरी राउंड है, गोल है, वैसे चपाती भी राउंड है, ये जो मेरी मम्मी बनाती है। कबीर कहता है नो इट इज़ लाइक पूरी फ्राइड इन ऑयल, कि ऑयल में पूरी जो तैसे तलते हैं जैसे वो राउंड है वैसे ही मून भी राउंड है। रणवीर कहता है नो यू बोथ आर रॉन्ग, नहीं तुम दोनों गलत हो, इट इज़ अ फुटबॉल किक्ड बाय मी इन द स्काई, कि वो जो मून है ना वो फुटबॉल जैसा है जो मैं स्काई में किक कर रहा हूँ। द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय चिल्ड्रन इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, इनमें से किसका डेवलपमेंट हो रहा है? इमोशंस का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इमोशन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। साइकोमोटर यानी कि हाथ से कुछ चीज़ करना, मनोप्रेरणा है ना, साइकोमोटर, और संवेगात्मक भी नहीं है, मोशन जैसा भी कुछ नहीं है, मनोप्रेरणा भी नहीं है, भावात्मक भी नहीं है, संज्ञानात्मक है, क्योंकि वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। दैट इज कि उन्होंने चपाती देखी, ये भी इसका शेप भी सेम है, मून का शेप भी सेम है। किसी ने फुटबॉल देखा, ये भी गोल है, मून भी गोल गोल है। और किसी ने क्या देखा, पूरी देखी ऑयल में फ्राई करते हुए, ये भी गोल है, ये भी गोल है। दैट इज वाई आंसर इज फर्स्ट, और मेरा भी सही था और बोर्ड ने भी यही आंसर टिक किया है, दैट इज कॉग्निटिव, कि वो अपना दिमाग या संज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हिंदी में भी देख लो, दुर्गा रानी से कहती है पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है नहीं, ये तो तेल में तली पूरी जैसा है। रणवीर कहता है नहीं तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती, कि उनका ज्ञान का विकास हो रहा है। वो एनालॉजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, कुछ इस तरह से, तो अपने ज्ञान का विकास कर रहे हैं, मतलब अपने संज्ञान का। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिफाइंस द नेचर ऑफ ईवीएस। अब देखो ईवीएस का नेचर कैसा है, परमानेंट, ये क्या है, स्थायी। क्या ईवीएस का नेचर हमेशा परमानेंट है? बिल्कुल भी नहीं। ईवीएस हमेशा एवर चेंजिंग है। ईवीएस क्या है? डायनामिक है। न्यू इश्यूज, न्यू चीज़ें जुड़ती रहती हैं, नया चीज़ों के रिसर्चेज होते रहते हैं, साइंस में तो पता चलता रहता है। तो ये स्थायी तो बिल्कुल नहीं है, परमानेंट तो नहीं है। डायरेक्शनल भी नहीं है, बल्कि ये तो मल्टीपल है, क्योंकि इसका जुड़ाव साइंस से भी है, इसका जुड़ाव इन्वायरमेंट से भी है, इसका जुड़ाव सोशल साइंस से भी है, और भी 10 तरह के मुद्दों से है। तो यूनिडायरेक्शनल तो है ही नहीं है। फिर ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिफाइंस द नेचर ऑफ ईवीएस। क्या जो ईवीएस का नेचर है वो वस्तुनिष्ठ है? नहीं। वस्तुनिष्ठ का मतलब है जिसका एक आंसर हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पोल्यूशन कम करने का, बच्चों से ही पूछा जाए, जैसे व्हाट इफ इट फिनिशेस, एक चैप्टर है ना 5th क्लास का ईवीएस का, तो उसमें ये बताया कि पेट्रोल वगैरह अगर मान लो इस चीज़ें खत्म हो जाएं या कोल वगैरह तो क्या होगा, या पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो क्या इसका एक ही आंसर हो सकता है?
कि जो है ड्रॉट आ जाएगा, क्या इसके बाकी आंसर्स नहीं हो सकते? तो ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है कि जिसका एक आंसर है, बल्कि ये तो सब्जेक्टिव है, अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। तो ये एक्सपेरियंशियल है, यानी कि अनुभवजन्य है। दैट इज कि ईवीएस का नेचर आपको अनुभव देता है कई सारे, मतलब आपको उससे अनुभव मिलता है उसको पढ़ के। बर्ड्स के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा, वो गुटर गु करता है, उसके जो क्लॉज होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, पूरा बॉडी ग्रे कलर का होता है। तो आपको अनुभव मिला जब आपने एक्चुअली उस बर्ड को देखा। तो ये एक्सपीरियंशियल है, दैट इज के आपको अनुभव मिलता है इस चीज़ से। तो ये रीजंस है इसमें। नेक्स्ट है 86। तो आंसर क्या होगा? आंसर फोर्थ होगा, एक्सपीरियंशियल। ठीक है, सिंपल। अब नाउ 86 पढ़ते हैं। 86 इज जया वॉज वेरी हंग्री टुडे। जया को बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा हंग्री थी। शी फिनिश्ड ईटिंग हर टिफ़िन। उसने अपना खाना फिनिश कर लिया। शी फिनिश्ड ईटिंग हर टिफ़िन एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो सेटिस्फाइड थी। ठीक है। हर टीचर ब्रॉट पैकेट्स ऑफ स्वीट्स। तो उसकी जो टीचर थी वो पैकेट्स लेकर आई थी स्वीट्स के, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि उस दिन फाउंडेशन डे था स्कूल का। एज सून एज जया सॉ स्वीट्स, जैसे ही जया ने स्वीट्स को देखा, मतलब मिठाइयों को देखा, उसका माउथ जो था वो वाटर हो गया। यानी कि जैसे बोलते ना कि मुंह में पानी आ रहा है मेरे, तो ये गोलगप्पे का नाम सुन के या ये इससे ये चीज़ सुन के। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोसेस? तो ये प्रोसेस क्या है? देखो, जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने अपना टिफ़िन ख़त्म किया और उसका पेट भर गया। या आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि पेट भर चुका है। शी वॉज एक्चुअली सेटिस्फाइड। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। तो देखो, उसने मिठाई देखी, यानी कि उसने स्टिमुलस को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। तो ये जो पानी आना है मुंह में, ये दिस इज रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स है। यानी कि ये स्टिमुलस नहीं होगा, कंडीशन स्टिमुलस नहीं होगा, अनकंडीशन स्टिमुलस भी नहीं होगा, क्योंकि दिस इज रिस्पॉन्स। ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अब बाकी इन दोनों में से भी क्या है? तो बोर्ड ने जो है इसके आंसर को फर्स्ट माना है, दैट इज अनुकूलित प्रक्रिया, कंडीशन रिस्पॉन्स। क्योंकि चीज़ों को देख करके, कोई भी खाने की चीज़ को देख करके उसका कंडीशन हो चुका है, वो कंडीशन हो चुकी है कि मतलब उसको देख, हालांकि उसका पेट भर गया था, लेकिन जैसे ही उसने उस मिठाई को देखा, उसका रिस्पॉन्स था कि उसका जो माउथ है वो वाटर्ड हो गया। दैट इज कंडीशन रिस्पॉन्स, ये बोर्ड ने माना है। अच्छा, ये डाउट इस चीज़ में है कि ये सेकंड भी हो सकता है, दैट इज़ अनकंडीशन रिस्पॉन्स। देखो, कंडीशन रिस्पॉन्स का बेसिक मतलब ये होता है कि ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को समझा दिया जाए, ओहो, मीन्स ट्रेनिंग के दौरान मतलब ट्रेनिंग के थ्रू आपको ये चीज़ समझा दी जाए कि आप, मतलब आपकी हैबिट फॉर्म कर दी जाए कि कोई ट्रेनिंग करके, उसे हम कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं, कि कंडीशनड हो रहा है वो चीज़, मतलब आपको आदत लग चुकी है उस चीज़ की, क्योंकि आपकी बार बार कंडीशनिंग हो चुकी है ट्रेनिंग के थ्रू। पर बार बार उस बच्चे को मिठाई दिखाई गई और इसलिए उसके मुंह में वाटर्ड हुआ, या उसके मुंह में लार आई, या जो भी आप कह लो, तो ये कंडीशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। बस ये है कि उसने उस मिठाई को देख लिया, इसलिए उसके मुंह में लार आ गई। उसको पहले ऐसा कुछ ट्रेनिंग दे करके सिखाया नहीं गया था। सो दैट इज़ वाई आंसर शुड बी सेकेंड, दैट इज़ अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं है कि देखो, मिठाई को देख करके तुम्हारे मुंह में लार आनी चाहिए, ये तो स्वाभाविक है। आपका पेट भर गया, लेकिन तब भी आप आइसक्रीम देखो, आप कोई पेस्ट्री देखो, तो आपका मन करता है कि चलो यार एक बाइट तो खा ही लेते हैं। दैट इज़ अनकंडीशन रिस्पॉन्स ना, आपको किसी ने ये सिखाया नहीं है, पर बोर्ड ने इसको कंडीशन रिस्पॉन्स माना है। तो इस चीज़ में अभी भी मुझे डाउट है। हालांकि थर्ड एंड फोर्थ तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते, बट फर्स्ट एंड सेकेंड में भी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द चैप्टर द प्लांट फेरी करके एक चैप्टर है ईवीएस का, थर्ड क्लास का। तो उसमें एक दीदी जो है वो गेम खेलती हैं और बच्चों से कहती, मतलब गेम खिलाती हैं बच्चों को, और कहती हैं कि चिल्ड्रन हैड टू टच द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि मैं एक कैरेक्टरिस्टिक बोलूँगी, मैं एक गुण बताऊँगी, एक विशेषता बोलूँगी, और उस आधार पे आपको एक प्लांट को ढूंढ के टच करना होगा। जैसे जिसके फूल जो हैं वो येलो कलर के हैं, तो बच्चे येलो कलर के फूल के पास जाएंगे उसे टच करने के लिए, या फिर पत्तों को टच करेंगे या प्लांट को टच करेंगे, कि जिसके प्लांट जो हैं वो लीफ जैसे, मतलब सॉरी, प्लांट के जो लीफ हैं वो हार्ट शेप जैसे हैं या गोल हैं, उनको टच करना होगा। तो ऑब्वियसली एक गेम है, बच्चे कैरेक्टरिस्टिक को देख के उसको टच करेंगे। तो यही लिखा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा
तीसरी के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई विशेषता के आधार पर उनको छूकर बताना है कि दीदी ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने उस प्लांट को छू दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस गेम। अब इस गेम को खिलाने के वजह से या इस गेम को खिलाने के लिए या आयोजित करने के लिए ऐसा क्यों किया गया, इस गेम को आयोजित ही क्यों किया गया, या बच्चों से क्यों कहा गया कि मैं कैरेक्टरिस्टिक का नाम लूँगी एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू टच दैट पर्टिकुलर प्लांट, मैं जिसका भी कैरेक्टरिस्टिक बोल रही हूँ। तो ऐसा क्यों है, इस गेम से क्या सीखने को मिलेगा बच्चों को। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग मोस्ट करेक्ट प्लांट्स। ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चा जो है वो करेक्ट प्लांट्स को ढूंढे, कि मतलब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा करेक्ट प्लांट को, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक उनको बताया गया है उस प्लांट को वो टच कर भी पाएगा या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे की कैपेबिलिटी देखी जा रही है, ठीक है, कि वो करेक्ट प्लांट को छू पाता या नहीं। सेकेंड है बी, टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स अराउंड देम थ्रू प्ले। यस, यानी कि खेल खेल में बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषता से अवगत कराना कि आपके आसपास ये प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चे की पहचान, ये तो बकवास है कि मतलब जो सबसे ज़्यादा विशेषता को सुन करके जो जितने ज़्यादा प्लांट्स को टच करेगा वो बच्चा बहुत अच्छा है, या फिर उस बच्चे की पहचान करनी है। इस गेम का ये मोटिव नहीं है कि उस बच्चे की पहचान करो जिसने सबसे ज़्यादा पौधों को छू करके पहचाना है या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सुन के उनको टच किया है। नहीं, ये गेम का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि गेम का ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों को ये बताना कि बच्चों देखो तुम्हारे आसपास कितने सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, वो खेल खेल में सिखा देना। देन सी है, बच्चों में खेल द्वारा आनंद और सामूहिकता की भावना का विकास करना। बिल्कुल सही। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ जॉय, मतलब गेम से तो जॉय आता ही है ना, मज़ा आता है। तो ग्रुप कोहेसिवनेस, कि आप अपने ग्रुप के साथ मतलब सह संबंध कर पाओ, इंटरेक्शन कर पाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए लिखा है टू डेवलप द फीलिंग ऑफ जॉय, कि खेल खेल मतलब अपने परिवेश में, एक तो अपने खेल खेल में अपने परिवेश के अंदर जितने भी पौधे हैं उनको समझना, उनको जानना, और बच्चे खेल द्वारा आनंद मतलब आनंद लेते हुए सामूहिकता की भावना उनमें आती है कि हाँ हम ग्रुप में खेल रहे हैं, लोगों के साथ खेल रहे हैं। तो बी एंड सी बिल्कुल करेक्ट होंगे यहाँ पे। अब डी क्यों नहीं है, टू डेवलप एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स लर्निंग थ्रू द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन। देखो बच्चों में कभी भी कॉम्पिटिशन नहीं वो करके लाना है कि मतलब उनमें कॉम्पिटिशन की भावना जगानी है, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जहाँ पर भी डी है एंड जहाँ पर भी ए है वो सारे आपके हटाने हैं। तो ए जिसमें भी है वो हटा दो, ठीक है, और क्या है डी जिसमें भी है वो हटा दो, ए एंड डी दोनों, तो बी एंड सी आंसर बच जाएगा, दैट इज आपका सेकंड। एंड बोर्ड ने भी, सीटेट ने भी आंसर सेकंड को ही माना है। आपको समझ आ गया होगा अब ये कि हर एक गेम का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि ऐसे बच्चे की पहचान करो जिसने ज़्यादा प्लांट्स को छूकर पहचाना है या फिर उन्हें कंपटीशन की भावना लेकर आए, बल्कि गेम तो हम इसलिए खिला रहे हैं ताकि वो अपने परिवेश को जान पाए कि उसमें कितने सारे प्लांट्स हैं, और ताकि वो खुशी से खेले, खुशी खुशी में सीख जाए, वो ग्रुप कोहेसिवनेस, दूसरों के साथ कि मतलब उसके अंदर ऐसी भावना हो कि हम ग्रुप में खेल रहे हैं, इसलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88। ओके, सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एनसीएफ 2005 प्रेस्क्राइब्स टीचिंग ऑफ ईवीएस फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू थर्ड। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि एनसीएफ 2005 ने यही कहा था ईवीएस के लिए कि जो क्लास है वो फर्स्ट टू थर्ड नहीं होगी ईवीएस, बल्कि आपकी थर्ड से लेकर के फिफ्थ क्लास तक होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ए, तो ए जहाँ भी है उसे काट दो, पहली बात तो दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। फिर आता है फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड नो टेक्स्ट बुक इज़ प्रेजेंटेड। कोई भी टेक्स्ट बुक जो है वो प्रेजेंट नहीं की गई है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट टू स्टूडेंट। मतलब क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में ईवीएस की कोई भी बात नहीं की गई है या उसकी टेक्स्ट बुक नहीं दी गई है, कोई टेक्स्ट बुक प्रेजेंट नहीं है, ताकि उनको कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट मिल सके स्टूडेंट्स को, वो भी अपना किससे वो इंग्लिश से सीख सके और मैथमेटिक्स के थ्रू सीख सके। तो बी को हम फिर भी सही मान सकते हैं। फिर आता है फॉर क्लासेस फर्स्ट एंड सेकंड ईवीएस इज टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस। बिल्कुल नहीं, वो मैथमेटिक्स या लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के थ्रू सिखाई जाती है। ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट टू क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली। नहीं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ है। तो आपका डी भी नहीं होगा, जिसमें डी है वो हटा दो, दैट इज बी, यानी कि थर्ड ओनली बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, आसान है। नाउ 89th, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग बिगेंस थ्रू अ बेसिक 2 डायमेंशनल, मतलब 2D रिप्रेजेंटेशन हम कब करते हैं क्लासरूम में, जिसमें हम किसी भी टॉपिक को समझाते हैं किसी वेन डायग्राम के थ्रू, या फिर किसी वेन डायग्राम के थ्रू, या फिर किसी चार्ट वगैरह के थ्रू समझाते हैं। तो वो क्लास थर्ड से शुरू हो जाता है। और बोर्ड ने भी फर्स्ट
ऑप्शन को ही सही माना है, क्लास थर्ड को ही सही माना है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में ये सब होता नहीं है। तो क्लास थर्ड ही वो क्लास है जिसमें 2D डिमेंशनल फिगर्स का इस्तेमाल क्लासरूम में करने लगते हैं। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बोर्ड ने भी इसी को माना है। एंड 88th में भी आपका जो बोर्ड है उन्होंने थर्ड को ही माना है। अब हिंदी में पढ़ लेना कि एनसेफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक की ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है, नहीं, फर्स्ट से थर्ड नहीं, थर्ड से फिफ्थ करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थी को संदर्भिक अधिगम वातावरण दिया जा सके, यानी कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दिया जा सके, जो मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज के थ्रू समझाया जाता है। बाकी आप ये 2 पढ़ लेना पॉइंट्स। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव कॉन्शियसली बीन इंक्लूडेड। मतलब कॉन्शियसली यानी कि हमने ईवीएस बच्चों को पढ़ाते समय फैमिली एंड फ्रेंड्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी इंक्लूड किया है। मतलब किस लिए? जानबूझ करके इंक्लूड किया है। क्यों? हाईलाइट हाउ ह्यूमन शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप विद देम। येस, क्योंकि वो जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं हम उनके बिना नहीं रह सकते, हमारा उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप है। तो इसलिए हमने उनको इंक्लूड किया है परिवार और मित्रों में। पौधों और जीवों को भी ऐड किया है, बेशक वो सब थीम्स हों पर एडेड ज़रूर हैं। इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप है। प्रोवाइड अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड साइंटिफिक सोशल पर्सपेक्टिव टू देम। बिल्कुल एक ऐसा समग्र और समकालित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करना जिसमें वो दोनों ही रह सकें, हम भी और प्लांट्स एंड एनिमल्स भी सारे साथ रह सके, इंटीग्रेटेड है, ताकि समाज में उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये हमें पता चल सके। लोकेट देम इन अ सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल हमारे समाज में, हमारे कल्चर में उनका बहुत इंपॉर्टेंस है, प्लांट्स का, एनिमल्स का। जैसे किसी प्लांट का, पीपल के पेड़ का, बरगद के पेड़ का इंपॉर्टेंस है ना, तो उसको हम अपने कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी रखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी व्यवस्थित किया है, तो इसीलिए किया गया है। एंड इसमें आंसर जो है इसका ए, बी एंड सी होगा, दैट इज़ ए, दैट इज़ फर्स्ट। डी बिल्कुल नहीं होगा। एनेबल लर्नर्स टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब ईवीएस में बच्चों को प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में इसलिए पढ़ा रहे ताकि वो ये पता कर सके कि एनिमल्स डिफरेंट होते हैं प्लांट से। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, तो इसलिए आंसर फर्स्ट है और बोर्ड ने भी आंसर फर्स्ट को ही माना है, दैट इज़ ए, बी एंड सी। तो आप यहाँ से सारी आंसर की चेक कर सकते हैं। हम अपना पूरा ईवीएस का सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल 30 के 30 क्वेश्चंस कर लिए। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ओके, या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। और दूसरी चीज़, आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ऐसे ही सारे चैप्टर्स के। अगर आप दोबारा सीटेट दे रहे हैं या आप नेक्स्ट सीटेट देंगे तो आपको सारे ही चीज़ें जो है करनी पड़ेंगी। जितने भी पेपर्स हैं, उनके जितने भी सेक्शंस हैं, उनके क्वेश्चंस आपको रिपीट करने पड़ेंगे ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। मे बी वो हिंदी इंग्लिश में से कोई एक हो सकता है, और हमें अभी मैथ्स पेडागोजी भी करनी है, तो हम उसको भी लेकर आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और प्लीज़ आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।